आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूं आंचल मिस्कीन। कल हमने आप सभी से एक खबर शेयर की थी जिसमें एक कश्मीरी पंडित ने अपनी ज़मीन क्लेम करते हुए अपनी मुश्किलें और परेशानियां साझा की थी। उसी से जुड़ी एक खबर आई जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का कहना है कि कश्मीरी पंडित प्रवासी ज़्यादातर युवा पीढ़ी जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का मिसयूज कर रहे हैं, जो उस ज़मीन पर दावा करने के लिए फर्जी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं जिसे उनके दादा दादी ने कश्मीर में लोगों को अपनी मर्जी से बेचा था। ये बात सामने आई है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन शिकायती पोर्टल कश्मीरी पंडितों की फर्जी शिकायतों से भरा पड़ा है, जिससे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सुचारू रूप से कामकाज करने में रुकावटें आ रही हैं। उनका साथ ही ये भी कहना है कि उन्हें अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली जिसमें किसी व्यक्ति ने कश्मीरी पंडित की ज़मीन या कश्मीर में किसी अन्य संपत्ति पर इल्लीगली कब्जा किया हो। ज़्यादातर शिकायतों में ये पाया गया कि ज़मीन या घर को पूरे कानूनी दस्तावेजों के साथ अपनी मर्जी से बेचा गया था। सूत्रों ने कहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अधिकारियों पर ज़्यादा बोझ डाले बिना पूरे प्रोसेस को कारगर बनाने के लिए सरकार के साथ कश्मीरी पंडितों की फर्जी शिकायतों का मुद्दा उठाया है। अनंतनाग जिले के एक रेवेन्यू ऑफिशियल ने कहा कि इन फर्जी और झूठी शिकायतों ने रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को ओवरबर्डन्ड कर दिया है। उन्होंने कहा, अधिकारी इन शिकायतों की सच्चाई और ये कितने जेन्युइन है इसको वेरीफाई करने में व्यस्त हो जाते हैं, जो बाद में अनफॉर्चुनेटली फर्जी निकली। इसके आगे जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इन फर्जी शिकायतों का आंकलन करने में उनका समय और मैन पावर लगता है, जिसमें समय और एफर्ट्स दोनों की बर्बादी होती है। साथ ही ऑफिशियल्स की बातों से ये भी पता चला है कि कश्मीर में बहुत से लोगों ने प्रवासी पंडितों की जमीन और संपत्ति कानूनी रूप से और माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सही तरीके से खरीदी है। इसी से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। अशमुकाम अनंतनाग के एक जनप्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने 1999 में एक कश्मीरी पंडित से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा था, लेकिन 22 साल बाद कुछ कश्मीरी पंडितों द्वारा कश्मीर की बिक्री को अवैध बताते हुए एक फर्जी शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं अदालत प्रतिनियुक्ति के एक सदस्य ने कहा कि जम्मू में 1999 में ज़मीन के मालिक की उपस्थिति में एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड को अटेस्ट करवाया गया था। माइग्रेंट एक्ट 1999 में सरकार द्वारा निर्धारित सभी कोडल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया गया था। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से म्यूटेशन के लिए लैंड एलियनेशन की अनुमति भी दी गई थी। जमींदार को संबंधित पटवारी के माध्यम से पता चला था कि विक्रेता के पोते द्वारा दस्तावेज फर्जी होने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई है। भूमि के दस्तावेजों का पता लगने के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उन्हें सही पाते हुए मामले को खारिज कर दिया था। अधिकारियों ने कहा कि इसी तरह की फर्जी शिकायतें पोर्टल पर दर्ज की जाती हैं जो झूठी हैं और अधिकारियों का समय बर्बाद करती हैं, जबकि इस माध्यम से सिर्फ उन्हीं माइग्रेंट्स द्वारा एक्चुअल कंप्लेंट्स दर्ज की जानी चाहिए जो जेन्युइन हो। यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे केसेस के कारण ही, ऐसे एग्जाम्पल्स के कारण ही जो जेन्युइन मसले होंगे वो अनसुने रह जाएंगे। ऐसे फेक केसेस की वजह से ही एक्चुअल केसेस जो जेन्युइन होंगे उनकी सुनवाई की बात ही नहीं आएगी। सरकार ने पहल तो बहुत ही अच्छी की है, पर यहाँ इसको ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि फेक और जेन्युइन केसेस में फ़र्क करना कुछ आसान हो, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। इन सब से आफ्टर ऑल कोई हरासमेंट का शिकार नहीं होना चाहिए। जो आज की हमारी रिपोर्ट के पहले हिस्से में हमने आपसे जो बात शेयर की वो हमारी कल के रिपोर्ट से ही जुड़ी है, तो इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि जो ये एक नई डेवलपमेंट है जिसमें ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स मेंशन्ड है उसे भी आप तक ज़रूर पहुंचाया जाए। तो चलिए अब हम हमारे आज की रिपोर्ट की दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। जो हमारी आज की पेशकश का दूसरा मुद्दा है वो थोड़ा दुखद है। अगस्त 2020 में खबर आई थी कि राइफलमैन शकीर वागी को अगवा कर लिया गया था, जिसमें उसके बाद उनके पिता बेसुध होकर उनकी तलाश में लग गए थे, जिसका ट्रैजिक एंड तब हुआ जब थर्सडे को राइफलमैन शकीर की बॉडी बरामद हुई। मंजूर अहमद वागे के बेटे शकीर वागे, जो सेना में राइफलमैन के रूप में कार्यरत थे, उनका पिछले साल 2 अगस्त को अपहरण हुआ था। तब से हताश पिता ने अपने बेटे के शरीर की खोज शुरू की। उन्हें लगा कि शकीर को मार दिया गया है। उन्होंने हर उस जगह की खोज की जहां उन्हें शक था कि उनके बेटे की हत्या हो सकती है। उनका कहना था कि वो पिछले 13 महीनों से बेचैन थे। एक पिता कैसे चैन से रह सकता है जब उसे नहीं पता कि उसके बेटे को अगवा करने के बाद कहां ले जाया गया।
उनका कहना था कि उन्हें पता था कि उसे मार दिया गया था और उसे कहीं दफना दिया गया था। अब लगभग 1 साल बाद शकीर की डिकम्पोज्ड बॉडी 22 सितंबर को कुलगाम ज़िले में मिली और फिर उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंपे जाने के बाद गुरुवार दोपहर को उन्हें उनके पैतृक गांव में उनके घर के पास एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। शकीर के पिता के शब्दों में ही अगर कहें तो उनका कहना था कि मैं पिछले 13 महीनों में पहली बार गुरुवार की रात को चैन से सो सका। अब मैं हर दिन उसकी कब्र पर फतेहा पढ़ सकता हूँ। उनकी राहत का एक और कारण भी है। कुछ लोगों ने दावा किया था कि शकीर किसी मिलिटेंट ग्रुप में शामिल हो गया था। फिर अपहरण के बाद शकीर की बॉडी को खोजने के लिए शकीर के पिता अधिकारियों से मिले थे। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का शव मिलने से ये बात तो डेफिनेटली साबित हो गई कि उनका बेटा किसी मिलिटेंट ग्रुप में शामिल नहीं हुआ था। शकीर एक साइंस स्टूडेंट था। वह अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए नौकरी तलाश कर रहे थे, जिसमें 2016 में उनका आर्मी में सिलेक्शन हुआ था। शकीर 2 अगस्त 2020 को गायब होने से ठीक 4-5 दिन पहले अपने पैतृक शोपियां जिले के बलपोरा आर्मी कैंप में तैनात था। शकीर बीबाग आर्मी कैंप में डाक पहुंचाने और अपने घर लंच करने आए थे। आधिकारिक काम पूरा करने के बाद लगभग वो 11 बजे घर पहुंचे। इसके बाद उनके पिता ने बताया कि शकीर दोपहर का खाना खाकर अपनी बहन के घर उनसे मिलने गए। शाम करीब 5 बजे वह अपनी कार में कैंप के लिए निकले। उनके जाने के बामुश्किल आधे घंटे बाद उन्होंने अपने पिता को फ़ोन किया और अपने कमांडिंग ऑफिसर को सूचित करने के लिए कहा कि वो कैंप में देरी से पहुंचेंगे क्योंकि वो एक दोस्त से मिले थे। बाद में जब उनके पिता ने शकीर को दोबारा फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। चिंतित होने पर शकीर के पिता ने जब कमांडिंग ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बताया कि शकीर ने उन्हें भी फ़ोन किया था और कहा था कि वे आधे घंटे देरी से कैंप पहुंचेंगे। पर कैंप पहुंचने की जगह उस रात हुआ यूं कि शकीर की जली हुई कार उसके पैतृक गांव से 16 किलोमीटर दूर एक खेत में मिली थी। उसे कई दिनों तक खोजने के बावजूद परिवार को उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका डर तब और बढ़ गया जब कुछ दिनों बाद एक बाग में शकीर के खून से सने कपड़े मिले। फिर बुधवार को मंजूर यानी शकीर के पिता के एक और बेटे ने उन्हें फ़ोन करके बताया सड़क के किनारे एक शव पड़ा हुआ मिला जो शायद शकीर का हो सकता है। शकीर के पिता इस खबर के बाद तुरंत वहां गए और बॉडी को वहां डिकम्पोज्ड कंडीशन में पाया। शकीर के पिता का कहना था कि जब वो उस डिकम्पोज्ड बॉडी के पास गए तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वो शकीर का शरीर था। उन्होंने शकीर को उसके ब्रेसलेट से पहचाना था और फिर जब श्रीनगर के डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि मौत 13 महीने पहले हुई थी और उस व्यक्ति की उम्र करीब 24 साल थी तो इसके बाद उनके दिमाग में कोई शक नहीं था कि ये बॉडी शकीर की ही थी। सोचिए दोस्तों, हमने तो आपको एक दास्तान बताई, पर सोचिए कि शकीर के पिता पर या शकीर के पूरे परिवार पर क्या बीती होगी इस पूरे 1 साल। हम यहाँ ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि ऐसे दिन किसी के परिवार को ना देखने को मिले। तो इसी बात के साथ हम हमारी आज की इस पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्किन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।